हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। और अगर आपको सप्रसंग व्याख्या का नहीं पता कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष क्या होता है, फिर भी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आ जाएगा और कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ आपको ऐसा टिप्स एंड ट्रिक दिया जाएगा जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पद लिया है जो कि 2020 बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया था और ये विद्यापति द्वारा रचित पद है। इनकी बहुत ही फेमस रचना पदावली है जहाँ से ये पद लिया गया है। तो अब देखते हैं फ्रेंड कि इसका सप्रसंग व्याख्या हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको संकेत लिखना होता है। संकेत में हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे दो शब्द जो लिखा हुआ है इसे आपको लिख देना है यहाँ पे संकेत में। उसके बाद यहाँ पे जैसे कॉमा लगा हुआ है वो कॉमा भी आपको लगा देना है। उसके बाद डॉट 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 करते हुए और लास्ट का यहाँ पे देखिए लास्ट का जो दो शब्द है ये शब्द फिर हमें लिख देना होता है। ठीक है, डॉट डॉट करते हुए आइएगा, उसके बाद लास्ट का दो शब्द आपको लिख देना होता है। तो ये आपका संकेत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये जो रचना है ये विद्यापति द्वारा लिखित पद्य है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, पदावली से लिया गया है। दो चीज़ें आपको पता है तो आराम से आप संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्णित महाकवि विद्यापति। थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए हमें यहाँ पे महाकवि विद्यापति लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, महाकवि विद्यापति की पदावली से लिया गया है। यहाँ पे आपको मेन पॉइंट याद क्या रखना है, एक की किस कवि ने इस पद को लिखा तो विद्यापति जी ने लिखा, और किस पुस्तक से लिया गया है तो पदावली से लिया गया है। यानी दो चीज़ ही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो संदर्भ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल यही लिखना होता है। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है, तो प्रसंग को लिखने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस दोहा को एक बार पढ़ना है। इस दोहा को पढ़ने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कवि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं और आपको प्रसंग में वही लिखना है। आपने कभी भी सप्रसंग व्याख्या नहीं किया है फिर भी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको आ जाएगा, क्योंकि इतना इजी तरीका से आपको बताया जा रहा है कि आप सीख ही जाओगे। और ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है इस दोहा को। तो मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे दोहा दिया हुआ है। सखी है हमर दुख नहीं ओढ़ ई भर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर झपी घन करजती संतन भुवन भरी बरसतिया कंत पाहुन काम दारुण सगन खर सरहति कुलिस कत सतपात मुदित मयूर नाचत मातिया मत दादुर डाक डाहुक फाटी जात छातिया तिमिर दिग भरी घोड़ी यामिनी अथिर बिजुरिक पातिया विद्यापति कह कैसे गमायु भरी बिना दिन रातिया। तो यहाँ पे हमें प्रसंग में क्या लिखना है फ्रेंड, इसे पढ़ने से हमें पता चला कि यहाँ पे एक गोपी है जो कि सखी को बता रही है अपने दुख के बारे में कि बरसात का मौसम आ गया है और उसके प्रीतम यहाँ पे नहीं है। चारों तरफ क्या घन गरजती संतन, यानी कि चारों तरफ बादल गरज रहे हैं और जो मोर है वो नाच रहा है और कह रहे कि मैं अपनी प्रीतम के बिना कैसे दिन रात गवाऊंगी, हरी बिना दिन रातिया, है ना, प्रीतम के बिना। और विद्यापति कह रहे हैं इसके विषय में। ठीक है, तो यही हमें लिखना है प्रसंग में। अब हमें तो यहाँ पे हम प्रसंग का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि विद्यापति ने गोपियों की विरह वेदना पदों का वर्णन किया है। कवि का कवित्व प्रतिभा विरह संबंधी पदों में विशेष रूप से प्रस्फुटित हुई है। यहाँ नायिका की विरह वेदना बरसात यानी वर्षा ऋतु की पृष्ठभूमि में वर्णित हुई है। इसे आप चाहे तो और भी सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि विद्यापति ने गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। उसके बाद डायरेक्टली ये लाइन आप लिख सकते हैं, यहाँ नायिका की विरह वेदना को बरसात की पृष्ठभूमि से वर्णित हुई है या फिर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रसंग में आपको यही लिखना होता है। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या। व्याख्या में आपको क्या लिखना होता है, तो व्याख्या में आपको क्या लिखना होता है, अभी अभी आपने जो इस पंक्ति को पढ़ा है, इस पंक्ति को आपने पढ़ा है उसी के विषय में हमें बस विस्तार से लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता है। व्याख्या में कोई बड़ी चीज़ नहीं है लिखना। व्याख्या क्या करना है, अभी हमने जो पढ़ा ना तो उसे शॉर्ट में हमें प्रसंग में लिखा हमने, यानी कि मूल बातों को हमने प्रसंग में लिखा। अब व्याख्या में उसे हम विस्तार करके लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हो जाएगा हमारा व्याख्या। तो यहाँ पे आपको व्याख्या का हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है प्रस्तुत पद महाकवि विद्यापति लिखते हैं कि विरहिणी की विरह वेदना असहनीय है। वह अपनी सखी से नायिका कहती है कि उसके दुखों का कहीं अंत नहीं है, भादो मास है,
आकाश बादलों से भरा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं अलग से मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ये देखिए, निभर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भादो माह है। यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि भादो मास है, आकाश बादलों से भरा हुआ है, झपी घन बरजती। यहाँ पे लिखा हुआ है ई भर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर, झपी घन गरजती भुवन भरी बरसतिया। भादो मास है, आकाश बादलों से भरा, जबकि उसका घर प्रीतम के बिना सूना है। यहाँ पे वो कहती है हरि बिना दिन राती है, यानी कि हरि के बिना दिन रात गवाना मुश्किल है। बादल झूम झूम कर रह कर गरज रहे हैं, फिर बरस रहे हैं, प्रवासी बने अपने स्वामी का उसे स्मरण हो गया है। कामदेव भी कठोर है जो उसे लगातार अपने तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार कर रहा है। आकाश से बार बार होते ब्रजपात और घनघोर गर्जन को सुनकर धरती पर मयूर आनंद में मत होकर नाचने में मग्न है। दादुर भी पीछे नहीं है, यानी वह भी मत बने हैं। डाहुक बोल रहे हैं एक साथ। इन सब को सुनते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसा मेरा हृदय ही छिन्न कमजोर हो गया है। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, रात्रि भी भय उत्पन्न करने वाली है। बादलों के मध्य रह कर बिजलियां चमक रही है। विद्यापति कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में दिन रात काटना उसके लिए अत्यंत कठिन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी लिखा कि मोर जो है बार बार नाच रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मयूर नाचत मातिया, तो वही आपको लिख देना होता है कि मोर नाच रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मत दादुर डाक डाहुक फाटी जात छात, यानी कि उसका हृदय फट जाएगा इतना जोर जोर से जो डाहुक है वो बोल रहा है। उसके बाद तिमिर दिग भरी घोड़ी यामिनी अथिर बिजुड़ की पातिया, तो यहाँ पे हमें लिख देना चारों तरफ क्या है, अंधकार छाया हुआ है। यहाँ पे ये जो है ना बिजुड़ की, यानी से हो जाएगी बिजली चमक रही है, और चारों तरफ तिमिर यानी कि अंधकार छाया हुआ है। और विद्यापति कह रहे हैं कि वह अपने हरि यानी कि अपने प्रीतम के बिना, कृष्ण के बिना कैसे दिन रात काटेगी। तो वही बात है यहाँ पे आपको लिख देना है सिंपली, यानी ज़्यादा कुछ नहीं आपको लिखना है व्याख्या में। यही आप पढ़िएगा, उसी से आपको सेंटेंस बनाना है और वही आपको लिख देना है। अब बात करते हैं विशेष। विशेष में हमें क्या लिखना होता है। तो विशेष में हमें क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, तो विशेष में आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्तियों में नायिका की विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। अभी अभी आपने इस पद को पढ़ा फ्रेंड्स, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे विरह का वर्णन किया गया है। तो एक पॉइंट में क्या लिख देना है कि नायिका की विरह का वर्णन किया गया है, क्योंकि सखी को वो क्या कर रही है, अपने विरह बता रही है कि बरसात के मौसम में उसके प्रीतम नहीं है, तो उसको बहुत ही दुख हो रहा है। तो वही आपको पहली पंक्ति में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि विद्यापति कौन से कवि हैं, तो वो मैथिली भाषा के कवि हैं। तो आपको सिंपली ये पता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैथिली भाषा का ही प्रयोग हुआ होगा। तो ये जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, मैथिली भाषा है। तो दूसरा में आपको भाषा में लिख देना है कि यहाँ मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद रस, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्त्री का वर्णन हुआ है, तो उन सब में क्या श्रृंगार रस का ही प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो आपको लिख देना है सिंपली कि क्या यहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए। चौथा पॉइंट में क्या, उसके बाद गुण। गुण में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, तो आपने इस दोहा को पढ़ा तो हमें पता चला कि बहुत ही सहजता के साथ ये जो सखी है उससे ये गोपी जो है वो कह रही है इस बात को, है ना। विद्यापति ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस पद्य में प्रस्तुत किया है। तो हमें ये पता चला बहुत ही सहजता और सरलता से। तो वही आपको लिख देना है चौथा पॉइंट में, सहजता और सरलता के गुण विद्यमान है। उसके बाद यहाँ पे चित्रण किस चीज़ का हुआ है, तो यह जो गोपी है वो अपने प्रीतम के बारे में बोल रही है, यानी कृष्ण के बारे में बोल रही है। तो आपको क्या करना है, सिंपल बात है कि आपको यहाँ पे शाश्वत प्रेम देखने को मिला है, शाश्वत प्रेम। तो वो आपको लिख देना है, शाश्वत विरह का अभूतपूर्व चित्रण हुआ है ना। शाश्वत प्रेम में क्या, तो विरह संबंधित है ना, तो हम लिख देंगे शाश्वत विरह का अभूतपूर्ण चित्रण हुआ है। तो सिंपली आपको ये 5 लाइन लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे विरह का वर्णन, दूसरा चीज़ कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तीसरा चीज़ कौन से रस का प्रयोग, और चौथा चीज़ क्या, कौन से गुण का प्रयोग, और इस चीज़ का यहाँ पे चित्रण किया गया। ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है विशेष में। तो ये आपका सप्रसंग व्याख्या बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका सप्रसंग व्याख्या बन के तैयार हो गया, और बहुत ही आसानी तरीके से आप सप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली कोई भी एक दोहा को उठाना है, किसी भी कवि का दोहा हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये कबीरदास द्वारा रचित दोहा है, ठीक है। जब मैं था गुरु नहीं, जब अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दून समाही। तो कोई भी दोहा आपको उठाना है और उसके बाद आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी दोहा, कोई भी एक दोहा आपको उठा लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको 1 से 2 बार ऐसे ही आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये अपने आप आपको आ जाएगा कि सप्रसंग व्याख्या आपको कैसे लिखना है, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सप्रसंग व्याख्या को लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।